हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे रूसो के पॉलिटिकल आइडियाज़ तथा देखेंगे कि रूसोज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी उन्होंने जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यह टॉपिक निश्चित ही एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में हॉब्स लॉक रूसो से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि हॉब्स से संबंधित वीडियोज़ भी मैंने पहले बनाए हुए हैं। यदि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें। रूसो से संबंधित जो वीडियोस हैं वे भी चैनल पर हैं। जीन जैक्स रूसो को समझने में वे वीडियोस निश्चित ही सहायक सिद्ध होंगे। हॉब्स एवं लॉक की तरह रूसो भी निश्चित ही कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट किया है, वे निश्चित ही विश्वविख्यात हैं तथा उनके जाने के दशकों के पश्चात भी आज भी चिंतन मनन का विषय बने हुए हैं। इन्हीं सब संदर्भों में हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव. स्टूडेंट्स, ये वीडियोज़ निश्चित ही आपके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। इन वीडियोज़ में जो भी सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट किया जाता है, यदि आप उसे एग्जामिनेशंस में लिखेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता एवं अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अतः आप पूरा वीडियो ध्यान से अवश्य सुने, समझें। जो भी सब्जेक्ट मैटर वीडियोज़ में रहता है वो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बेनिफिशियल रहेगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि सामाजिक समझौता है क्या। सामाजिक समझौते का सिद्धांत संविदा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या ये कहें कि इसे संविदा सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सबसे अधिक प्रसिद्ध भी है तथा विभिन्न विद्वानों ने, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह विषय विद्वानों के मध्य चिंतन मनन का विषय रहा है तथा उतना ही विवादास्पद भी रहा है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को मनुष्यों के मध्य यानी मनुष्यों के बीच हुए एक पारस्परिक समझौते का परिणाम मानता है। इसमें जो चर्चा का विषय है, या ये कहें कि दो बातों को मुख्यतः स्पष्ट किया गया है, दो बातों की कल्पना की गई है। वह ये कि एक तो है प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर, तथा दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट तथा समझौता किसके मध्य, कॉन्ट्रैक्ट किसके मध्य, राज्य एवं मनुष्यों के मध्य। इसमें प्राकृतिक अवस्था का भी वर्णन किया गया है। प्राकृतिक अवस्था क्या है? तो प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें समाज एवं राज्य का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की अवस्था है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत मानव इतिहास को दो भागों में विभाजित करता है। एक है समाज एवं राज्य के पूर्व की अवस्था, तथा जो दूसरी अवस्था है वह ये है कि समाज एवं राज्य के स्थापना के पश्चात की अवस्था। एवं समझौते का अभिप्राय एक ऐसे पारस्परिक समझौते से है जिसके अंतर्गत समाज एवं राज्य की स्थापना की गई है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो ऐसा समय अवश्य आया होगा जब सभी मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकले होंगे तथा उन्होंने समझौते के द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो ये सिद्धांत है वह राज्य को संविदा पर आधारित मानता है, यानी समझौते पर आधारित मानता है। यह राज्य एक समझौते पर आधारित संस्था है। अच्छा, विलोबी महोदय ने इस संबंध में बड़े ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं कि संविदा सिद्धांत राज्य की स्थापना एक मौलिक समझौते के आधार पर करता है जो समाज में ऐसे व्यक्तियों के मध्य हुआ था जो इससे पूर्व राजनीतिक नियंत्रणों से पूर्ण स्वतंत्र थे। कुल मिलाकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक समझौता अनिवार्य था जिससे कि सोशल लाइफ बिगिन हो सके। ऐसा माना जाता है, विद्वानों ने ये कहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अपने चरमोत्कर्ष पर था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के पश्चात अब हम देखेंगे कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में क्या विचार हैं। जैसा कि पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी सामाजिक समझौते के पक्षधर थे, या ये कहें कि सिद्धांत के समर्थक थे। लेकिन अंतर ये है कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह से व्यक्तिवाद एवं प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं था। ये बात ध्यान में रखनी है।
बल्कि रूसो समाज को नैतिक पतन से बचाना चाहते थे और निश्चित ही वे समाज के नैतिक पतन के प्रति बहुत अधिक चिंतित थे। वे ये चाहते थे कि समाज नैतिक पतन से मुक्त हो तथा नैतिक दृष्टि से उच्च हो, यानी नैतिक ऊंचाइयों को, उत्कृष्टता को प्राप्त करे। अतः रूसो समाज एवं राज्य की व्यवस्था जो विवेचना है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण से भी करते हैं और निश्चित ही इसी आधार पर मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया, इसको विस्तार से वर्णित किया। रूसोस थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप लिया वो मानव स्वभाव को इसमें विवेचित किया, यानी ह्यूमन नेचर क्या है, कैसा होता है, प्रारंभ में क्या था तथा उसके पश्चात क्या हुआ। इन्हीं सब संदर्भों के विवेचन को उन्होंने स्पष्ट किया। तो रूसो के विचारों का यदि अनुशीलन करें या अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि रूसो की रचनाओं में मनुष्य का जो चित्रण है वह एक तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में किया गया है। यानी जो प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति था वह तनावग्रस्त स्थिति में था, लेकिन निश्चित ही वह तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील है। इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रारंभ में मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रगल है, लेकिन लेटर ऑन वह तनाव मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। रूसो मानव स्वभाव की व्याख्या में ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो वृत्तियां हैं, यानी दो टेंडेंसीज हैं जिनको समझना होगा। और ये दो टेंडेंसी क्या है? एक तो है स्वार्थ तथा दूसरा है परमार्थ, यानी सेल्फ लव एंड सिंपैथी। तथा रूसो ने ये भी बताया कि सेल्फ लव एवं सिंपैथी के मध्य, यानी स्वार्थ एवं परमार्थ के मध्य निरंतर रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति रहती है, या ये कहें कि संघर्ष बना रहता है, कश्मकश विद्यमान है। रूसो आगे कहते हैं कि इस कश्मकश की अवस्था में, तनाव की अवस्था में, स्ट्रेस एवं टेंशन की अवस्था में चेतना का जन्म होता है, जिन्हें उन्होंने कॉन्शियस का नाम दिया है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो कि शुभ कर्म करना तो चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि वास्तव में शुभ कर्म क्या है। यानी जैसे आपने सुना है कि कानून अंधा होता है, ये कानून नेत्रहीन है। इसी तरह से रूसो ने भी ये माना है कि जो चेतना है जो कि स्वार्थ एवं परमार्थ के कारण या इनके कश्मकश के कारण उत्पन्न हुई है, जो अच्छे कर्म करना तो चाहती है, यानी अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि अच्छे कर्म क्या है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मनुष्य की नैतिकता का पतन होता है, जबकि उसे पता ना हो कि अच्छे कर्म क्या है, यानी शुभ कर्म क्या है, जिसे रूसो ने कहा है। रूसो आगे कहते हैं कि मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए, यानी इस काम में सफलता पाने के लिए विवेक का सहारा यानी रीजन का आश्रय लेता है। यानी शुभ कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, इनको समझने में विवेक सहायक होता है, रीजन का स्पेसिफिक प्लेस है। और विवेक के माध्यम से ये पता चलता है कि अच्छाई एवं बुराई में क्या अंतर है, क्या सही कार्य है, क्या गलत कार्य है, कौन से कर्म शुभ हैं जिनको मनुष्य को करना चाहिए। और इन सभी तत्वों के आधार पर रूसो दो प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण करता है। एक है अप्राकृतिक मनुष्य या अप्राकृतिक व्यक्ति, जो कि समझौते के पहले की अवस्था है, जिसमें वह स्वार्थ एवं परमार्थ के मध्य कश्मकश की स्थिति में है, युद्धरत है, उसकी चेतना उसे सही गाइड करने में अक्षम है, तथा विवेक नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, विवेक पथभ्रष्ट है, ऐसा रूसो ने माना है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है, वह सही और गलत के मध्य अंतर नहीं कर पाता है। तो एक तो ये अवस्था है, तथा दूसरा जो उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है वह प्राकृतिक मनुष्य का है। यानी प्राकृतिक मनुष्य वह व्यक्ति है जिसमें या तो तनाव पैदा ही नहीं हुआ था, वह स्वतंत्र था, अपने जीवन को स्वतंत्रता से व्यतीत करता था, उसमें कोई भी कश्मकश की स्थिति नहीं थी। और यदि कश्मकश की अच्छे बुरे में अंतर करने की बुद्धि नहीं भी थी, उस अवस्था में भी उसने अपने शक्तिशाली विवेक के द्वारा तथा अपनी जागृत चेतना के द्वारा आत्महित एवं परमार्थ के मध्य सामंजस्य बिठा लिया है। ऐसे मनुष्य का चित्रण रूसो ने किया है। यानी इसमें आत्महित और परमार्थ, सेल्फ लव एवं सिंपैथी के मध्य एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है तथा एक बैलेंस आ गया है। रूसो आगे अपनी व्याख्या में लिखते हैं या विवेचित करते हैं कि आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा मनुष्य था जिसमें तनाव पैदा ही नहीं हुआ था, वह प्रसन्न था, संतुष्ट था, स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, पेड़ पौधों और पशुओं की तरह
प्राकृतिक रूप से जन्म लेता था एवं समाप्त हो जाता था। इस तरह से रूसो ने दो प्रकार के व्यक्तियों के चित्र प्रस्तुत किए हैं मानव स्वभाव को समझाने के लिए, और आगे रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में मानव स्वभाव की प्राकृतिक अवस्था को वर्णित करते हैं तथा लिखते हैं कि रूसो को जो सम्यक लगा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, सरल, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय व्यक्ति था। यहाँ पर यदि हम हॉब्स एवं लॉक के विचारों से उनकी तुलना करें तो इस संबंध में रूसो के विचार हॉब्स एवं लॉक के विचारों से निश्चित ही भिन्न थे, क्योंकि हॉब्स ने ये माना है कि प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक दशा में मनुष्य क्रूर एवं हिंसक स्वभाव का प्राणी था। वह कपटी, छली तथा क्रूर स्वभाव का था। वहीं यदि लॉक के विचारों का अनुशीलन करें तो लॉक ने ये डिस्क्राइब किया है कि मनुष्य प्राकृतिक नियम एवं ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला है। उन्होंने माना है कि मनुष्य प्राकृतिक नियम एवं ईश्वरीय नियमों के द्वारा संचालित होता है, ऐसा लॉक ने कहा है। लेकिन रूसो के विचार हैं वे हॉब्स एवं लॉक से काफी भिन्न हैं। लेकिन रूसो ये मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ईश्वरीय नियमों के द्वारा संचालित नहीं होता था, उसमें नैतिकता का विकास भी नहीं हुआ था और ऐसा निश्चित ही असंभव है। रूसो ने तो ये माना है कि मनुष्य आदिम अवस्था में पशुतुल्य था, निष्पाप था, निर्दोष, स्वाभाविक रूप से सहज एवं सरल था। लेटर ऑन उसमें एक कॉन्शियस डेवलप हुई जो कि उसे अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील रही और बेटर सोसाइटी के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रही। रूसो निश्चित ही ऐसा मानते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ, सभ्यता के उदय के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्त स्थिति बढ़ी, यानी मनुष्य टेंशन में आया, उसमें स्ट्रेस आया, वह अच्छे जीवन के लिए प्रयत्नशील हुआ। इस तरह से रूसो ने ये कहा है कि समकालीन सभ्यता एक तनावग्रस्त अवस्था कही जा सकती है, तनावग्रस्त सभ्यता इसको कहा जा सकता है। और यह अवस्था मनुष्य को प्रफुल्लित रखने वाला कोई बाग नहीं है, इसमें मनुष्य कैद में है, टेंशन में है। और यही कारण है कि रूसो ने ये कहा है कि मनुष्य की इच्छा है एक ऐसी सभ्यता का, एक ऐसी अवस्था का निर्माण किया जाए जो कि प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता हो तथा उसके स्वार्थ एवं परमार्थ यानी सिंपैथी एवं सेल्फ लव के मध्य विवेक से काम लेते हुए समन्वय को स्थापित कर सके। इस तरह से रूसो ने मानव स्वभाव को चित्रित किया है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रूसो के द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था क्या है, समझौते के कौन कौन से कारण हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर